तो पहला इशू जो आज हमें देखना है वो डिफरेंशिएटेड बैंकिंग का है। बैंक्स जिनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब जिनको हम अलग से देख सकते हैं, क्योंकि उनका कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग है, उनकी एक्टिविटीज़ का स्कोप अलग है और वो एक अलग डेमोग्राफी को डील करते हैं, तो ऐसे बैंक को जो है डिफरेंशिएटेड बैंक या नीश बैंक बोलते हैं। नीश बैंक मतलब ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे बैंकों को हम डिफरेंशिएटेड या नीश बैंक बोलते हैं। इनका जो आइडिया आया था ये नचिकेत मोर कमेटी से आया था। 2014 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि द आइडिया ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक वाज गिवन बाय विच ऑफ दीज कमिटीज, तो वहाँ पे नचिकेत मोर कमेटी हमें लिखना है। अब पेमेंट बैंक और देखिए, अब देखते हैं पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। पेमेंट बैंक को कौन प्रमोट कर सकता है? ये क्या कहते हैं, प्रीपेड कार्ड इशूअर्स इनको प्रमोट कर सकते हैं, टेलीकॉम कंपनीज प्रमोट कर सकती हैं, आपने देखा होगा एयरटेल पेमेंट बैंक है। फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कर सकती हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स कर सकते हैं, सुपरमार्केट की चेन भी कर सकती हैं, फिर रियल्टी सेक्टर्स और कोऑपरेटिव्स और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी कर सकती हैं। अगर हम स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल या प्रोफेशनल जिनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस है फाइनेंस में, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या माइक्रो फाइनेंस कंपनी या लोकल एरिया बैंक, तो यही प्रमोटर्स हो सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के। अब पेमेंट बैंक क्या कर सकती हैं? ये इनके पास कम से कम जो कैपिटल होना चाहिए वो 100 करोड़ का होना चाहिए, और इनको जो है अगर हम स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की बात करें तो इनके पास भी कम से कम जो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए 100 करोड़ का होना चाहिए। तो दोनों में जो है 100 करोड़ का कैपिटल मांगा गया है। और अगर हम पेमेंट बैंक की बात करें तो ये कम से कम 75% जो इनका डिपॉजिट है ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। तो 75% इनका जो डिपॉजिट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड में होना चाहिए। इनको जो है 25% डिपॉजिट किसी और बैंक में रखना है। 26% जो इनका इन्वेस्टमेंट है ये इंडियंस होना चाहिए, इंडियंस इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए। एटलीस्ट 26% ये जो है लिस्टेड होनी चाहिए, अगर इनकी 500 करोड़ से ज़्यादा इनकी वर्थ होती है तो इनको लिस्टेड हो जाना है। फिर 25% जो ब्रांचेस है इनकी वो अनबैंक्ड एरियाज़ में होनी चाहिए, और ये पूरी तरह से नेटवर्क होने चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होने चाहिए। और ये इनमें जो डिपॉजिट कर सकते हैं हम 1 लाख, कम से कम हमें डिपॉजिट 1 लाख से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो पेमेंट बैंक में लिमिट होती है डिपॉजिट की 1 लाख रुपये। अब स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की बात करें तो ये 75% जो लोन है ये प्रायोरिटी सेक्टर को देंगे। 25% इनकी ब्रांचेस भी अनबैंक्ड एरियाज़ में होनी चाहिए। रिजर्व रिक्वायरमेंट इनको रखना है। लोन्स जो है इंडिविजुअल्स और ग्रुप के 10% इंडिविजुअल लोन होंगे और 15% जो है नेटवर्थ के ग्रुप लोन्स दे सकते हैं ये। और इनके पास, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक के पास, बिजनेस करस्पॉन्डेंट का नेटवर्क होना चाहिए। अब पेमेंट बैंक क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सुविधा दे सकते हैं? ये इंटरनेट बैंकिंग दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स को सेल कर सकते हैं, इंश्योरेंस और पेंशन सेल कर सकते हैं, ये बिल पेमेंट करा सकते हैं कस्टमर्स को, एटीएम दे सकते हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स रख सकते हैं, और ये बैंकिंग करस्पॉन्डेंट्स जो है दूसरे बैंक का बैंकिंग करस्पॉन्डेंट की तरह ये काम कर सकते हैं। अगर हम इनकी बात करें स्मॉल फाइनेंशियल बैंक की, तो ये फॉरेक्स दे सकते हैं, सेल कर सकते हैं कस्टमर्स को, म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं, इंश्योरेंस और पेंशन सेल कर सकते हैं, ये फुल फ्लेजेड बैंक में कन्वर्ट हो सकते हैं, कंट्री में जो है एक्सपेंड कर सकते हैं। फुल फ्लेजेड बैंक्स में कन्वर्ट होने के बाद इनको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, मतलब कन्वर्ट अगर होना है तो इनको आरबीआई का अप्रूवल चाहिए। क्या नहीं कर सकते? जो पेमेंट बैंक हैं ये क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते, ये लोन्स नहीं दे सकते, ये क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस नहीं कर सकते, मतलब इंडिया से के बाहर अगर आपको पैसा भेजना है तो आप पेमेंट बैंक से नहीं भेज सकते हैं, ये एनआरआई डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं। अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो ये बड़े लोन्स नहीं दे सकते हैं, सब्सिडरीज नहीं रख सकते अपने पास, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, स्पेशल फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं, ये उनको नहीं रख सकते हैं। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ये कन्वर्ट हो रहा है स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में। तो पहला लाइसेंस जो आरबीआई ने इशू किया है किसी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, जो कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक कन्वर्ट होगा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में, ये स्कीम चलाई थी, स्कीम ऑन वॉलंटरी ट्रांजिशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इनटू एन एसएफबी। तो उसमें जो पहला लाइसेंस मिला है वो शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को मिला है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में। इस स्कीम के तहत, मतलब स्कीम ऑन वॉलंटरी ट्रांजिशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इनटू एसएफबी, इस स्कीम के तहत जो भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं जिनका अच्छा रिकॉर्ड है वो एलिजिबल होंगे वॉलंटरली, मतलब अपनी मर्जी से चाहें तो वो ट्रांजिट हो सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में।
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उनकी जो मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए कम से कम 500 मिलियन होनी चाहिए, और उनके पास जो कैपिटल टू रिस्क जो वेटेड एसेट रेशियो है कम से कम 9% या उससे ऊपर का होना चाहिए, अगर उनको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होना है तो। फिर ऑन टैप लाइसेंसिंग ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब ये क्या चीज़ है, आरबीआई ने अभी अभी रिलीज़ किया है ड्राफ्ट गाइडलाइन, जिसमें कि मतलब एक बार टैप करने पर, सिंगल माउस के टैप करने पर स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को जो है लाइसेंस मिल जाएगा। तो ऑन टैप फैसिलिटी का मतलब ये है, आरबीआई जो है एक्सेप्ट करेगा एप्लीकेशंस और ग्रांट करेगा लाइसेंसेस टैप करने के बाद थ्रू आउट द ईयर। मतलब कि आप जब भी इसको क्लिक करेंगे, जब भी आप इस एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, पूरे साल में कभी भी आपको ये लाइसेंस दिया जा सकता है। अब नेक्स्ट इशू हमें देखना है डेवलपमेंट बैंक का। तो ये न्यूज़ में क्यों था, फाइनेंस मिनिस्टर ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो डेवलपमेंट बैंक को सेटअप करेंगे, और बहुत सारे ऐसे मेजर्स उन्होंने अनाउंस किए हैं जिससे कि इकोनॉमी जो है बूस्टअप की जा सके और फाइनेंशियल मार्केट थोड़ा सा इम्प्रूव हो सके। तो डेवलपमेंट बैंक क्या होते हैं, डेवलपमेंट बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लॉन्ग टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं, मतलब कि 15 साल या उससे ज़्यादा का क्रेडिट प्रोवाइड करेंगी उन कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब कि ऐसी चीज़ों के लिए वो देती हैं, क्रेडिट देती हैं जहाँ पर हमें कैपिटल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है और जो टाइम पीरियड होता है वो लंबा होता है। ये बैंक यूज़फुल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं, जैसे कि इनके पास इन हाउस टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी होती है। मतलब कि अगर आप कोई कंपनी खोल रहे हैं तो आपको न केवल ये लोन प्रोवाइड करेंगी बल्कि टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी प्रोवाइड करेंगी। और जैसे कि आपको न्यू कैपिटल की अंडरराइटिंग करनी है या इश्योरेंस करनी है तो उसके बारे में आप यहाँ से एक्सपर्ट नॉलेज ले सकते हैं, जिससे कि लेंडर के अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। इन बेनिफिट्स की वजह से इनको जो है सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। इनको जो है टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव मैंडेट्स मिलते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, जिससे कि वो प्राइवेट सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनकी सिक्योरिटी में जो है इन्वेस्ट कर सकें। तो ये इनको एक बेनिफिट दिया जाता है। इंडिया में जो डेवलपमेंट बैंक हैं इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद सेटअप किए गए थे। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या आईएफसीआई ये पहला डेवलपमेंट बैंक था और ये 1948 में सेटअप किया गया था, जिससे कि मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को का जो है फिनेंसिंग की जा सके। 1991 के बाद जब नरसिम्हम कमेटी रिपोर्ट आई थी तो उसने जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में रिपोर्ट दी थी। तो उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट बैंक को जो है हटा देना चाहिए और फिर इनको कन्वर्ट कर दिया गया कॉमर्शियल बैंक्स में। अब नेक्स्ट इश्यू है कोऑपरेटिव बैंक्स का। तो ये न्यूज़ में क्यों था, आरबीआई ने अपनी जो है नोट दे दिया केरला गवर्नमेंट को, जिससे कि केरला बैंक जो है फॉर्म हो सके। ये सबसे बड़ा बैंकिंग नेटवर्क होगा स्टेट में। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स ये जो है कॉमर्शियल बैंक से अलग होते हैं। ये कोऑपरेटिव क्रेडिट के कॉन्सेप्ट से निकल के सामने आते हैं। मतलब कि ऐसी सोसाइटीज़ जहाँ पर मेंबर्स जो है आपस में कम्युनिटी के मेंबर्स मिलकर के साथ आएँ, जिससे कि वो एक दूसरे को लोन दे सके थोड़े से फेवरेबल टर्म्स पे। मतलब यहाँ पे जो लोन का टर्म्स होंगे वो फेवरेबल होते हैं। कोऑपरेटिव बैंक इंडिया में दो तरह के होते हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक यूसीबी और रूरल कोऑपरेटिव बैंक आरसीबी। रूरल कोऑपरेटिव बैंक का मतलब ये जो है ये आपको जो है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नेचर दोनों तरह के लोन्स प्रोवाइड करेंगी और ये रूरल एरियाज़ में होती हैं, मतलब गांव के इलाके में होती हैं। शॉर्ट टर्म जो कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो फर्दर सब डिवाइड होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में। तो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म अगर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी है रूरल तो वो फर्दर सब डिवाइड होगी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में। अगर हम लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसमें होती है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, उनको कहा जाता है SCARDBs, और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की अगर बात करें तो ये शेड्यूल्ड हो सकते हैं, ये अर्बन कोऑपरेटिव शेड्यूल्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो सकते हैं या नॉन शेड्यूल्ड हो सकते हैं। शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड अगेन ये मल्टी स्टेट होते हैं और ये या तो ये मल्टी स्टेट हो सकते हैं, मतलब कि काफ़ी सारे स्टेट में वर्क कर रहे हो, या ये सिंगल स्टेट में भी वर्क कर रहे हो सकते हैं। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के फॉर्म में रजिस्टर होती हैं और इनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत होता है, या फिर अगर एक स्टेट में होगा तो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट,
और अगर मल्टीपल स्टेट में वर्क करना है तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002, तो या तो यूसीवी का रजिस्ट्रेशन स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत होगा या मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत होगा। ये जो बैंक होते हैं ये बहुत सारी रेगुलर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर। अगर ये फेल हो गए, मतलब मान लीजिए ये बैंक जो है आपका खराब, मतलब इसके रन ऑन बैंक हो गया, मतलब इसके अंदर जो कैपिटल है वो कम पड़ गई है, तो ये जो है कवर किए जाते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो DICGSC, इसके तहत ये जो है रजिस्टर्ड होते हैं। मतलब आपका जो पैसा है एज एन अकाउंट होल्डर, उसका जो 1 लाख तक का पैसा है वो इंश्योर होता है, और उनको जो है जो भी डिपॉजिटर्स हैं उनको कम से कम जो भी पैसा है 1 लाख तक पैसा है तो वो वापस मिल जाएगा। इनकी इतनी इंश्योरेंस रहती है। रेगुलेशन कौन करता है? जो रेगुलेशन होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का, इनके जो है 2 रेगुलेटर्स होते हैं। पहला तो RBI होगा ये एंड दूसरा होगा रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो 2 चीज़ इनको जो है रेगुलेट करती है। RBI क्योंकि ये जो है आपके बैंक है इसलिए RBI इसको रेगुलेट करेगी, और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसीलिए रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ये भी इसको रेगुलेट करता है। RBI क्या रेगुलेट करेगी? बैंकिंग ऑपरेशन जो है ये रेगुलेट करेगी, जैसे कि ये आपको जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ले डाउन करेगा, मतलब कम से कम 9% आपका CAR होना चाहिए। रिस्क कंट्रोल के लिए भी RBI इसको जो है रेगुलेट करती है। लैंडिंग नॉर्म्स इसके RBI रेगुलेट करती है। लाइसेंसेस जो है RBI देती है। नई ब्रांचेस अगर सेटअप करने अगेन इसके लिए रेगुलेशन RBI करेगी। ये गवर्न किए जाते हैं 2 लॉज के तहत, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग लॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। RBI का जो डेवलपमेंटल फंक्शन है, जैसे रीफाइनेंस फैसिलिटी ये देती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जो है एक और सपोर्ट मिलता है RBI से, वो है डेवलपमेंटल फंक्शन के लिए, जहां पर RBI इनको रीफाइनेंस करेगी, मतलब RBI कुछ कैपिटल इनको देती है। अगर इन्होंने कुछ प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग की है तो RBI उतना कैपिटल देगी रीफाइनेंसिंग के तहत। फिर गवर्नमेंट की रेगुलेशन क्या है? गवर्नमेंट जो है रेगुलेट करती है रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को। ये गवर्न की जाती है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के तहत। अगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सिर्फ एक स्टेट में वर्क कर रहा है तो इनको जो है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इनको जो है देखेगा इनका रजिस्ट्रेशन और इनका मैनेजमेंट। और अगर ये मल्टीपल स्टेट में काम कर रहे हैं तो सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इनको देखता है। अगर मल्टी स्टेट में है तो सेंट्रल RCS इनको देखता है। नेक्स्ट इशू 2.5 हमें देखना है डिजिटल पेमेंट का। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जा सके इंडिया के अंदर। तो RBI ने क्या किया है? RBI ने चार्जेस जो है रिमूव कर दिए हैं। निफ्ट के NEFT और RTGS के तहत हम जो पेमेंट चार्जेस होते थे वो हटा दिए गए हैं, और बैंकों को कहा गया है कि ये जो बेनिफिट है ये कस्टमर्स को पास किया जाए। दो मर्चेंट डिस्काउंट रेट, ये चार्जेस जो है एप्लीकेबल थे अगर हम पेमेंट करते थे रुपए के तहत और UPI के तहत, तो ये भी हटा दिए गए हैं। मतलब अगर आप अब पेमेंट करेंगे UPI या रुपए के तहत तो आपको कोई चार्ज पे नहीं करना, तो ये मर्चेंट डिस्काउंट रेट यहाँ से ये भी हट गया है, और जो NEFT और RTGS के चार्जेस थे ये भी हट गए हैं। अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है? मर्चेंट डिस्काउंट रेट एक कॉस्ट होती है जो मर्चेंट पे करता है बैंक को, क्योंकि वो जो है डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, और इसकी रिकवरी जो है कस्टमर से की जाती है। तो आपने देखा होगा, आप मान लीजिए 100 रुपये का पेमेंट कहीं कर रहे हैं तो 2 रुपये या 3 रुपये या 5 रुपये जो है आपको एक्स्ट्रा पे करने होते थे। इसी को हम जो है MDR बोलते थे, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, क्योंकि इसकी रिकवरी कौन कर रहा है, किससे की जा रही है? कस्टमर से की जा रही है। रुपे जो है इंडिया का पहला डोमेस्टिक डेबिट और क्रेडिट कार्ड है। इंडिया के अंदर ये इंडिया का डेबिट और क्रेडिट कार्ड है। जैसे वीज़ा या मास्टर कार्ड आप देखें तो ये इंटरनेशनल कार्ड्स हैं, जबकि रुपे इंडिया का पेमेंट नेटवर्क है, इंडिया का इंडिजिनस पेमेंट नेटवर्क है। UPI की बात करें तो UPI जो है इमीडिएट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है जो इंस्टेंटली फंड को ट्रांसफ़र करता है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में, और मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू इसका ट्रांसफ़र किया जाता है। ये इंडिजिनसली डेवलप्ड डिजिटल पेमेंट मीडियम जैसे कि रुपे और भीम UPI को जो है एज देता है, और पेमेंट गेटवेज जो बाकी कंपनीज हैं जैसे कि फ़ोन पे या गूगल पे, उनके मुकाबले भीम या फिर रुपे को ज़्यादा एज देता है। अब NPCI की अगर हम बात करें, NPCI एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो रिटेल पेमेंट्स हैं उनको देखती है,
और सेटलमेंट सिस्टम को जो है देखती है, ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए। अब आरबीआई और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का ये इनिशिएटिव है। मतलब एनपीसीआई से क्या करेंगे हम, एनपीसीआई जो है जो पेमेंट होता है डिजिटल उसको ओवरलुक करती है। एनपीसीआई दो एसोसिएशंस का जो है आपका इनिशिएटिव है, आरबीआई का और आईबीए का इनिशिएटिव है। और इसको जो है एक पेमेंट सिस्टम एक्ट, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बनाया गया है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है आपकी। पहले जो फिनेंस मिनिस्टर की स्पीच थी 2019-20 की, उन्होंने अनाउंस किया था कि बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ से कम है उनको जो है लो कॉस्ट डिजिटल मोड जैसे कि भीम यूपीआई क्यूआर कोड, आधार पे एटसेट्रा के थ्रू वो लोग जो है अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, रिसीव या पे कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे कि शेयर क्या है डिजिटल पेमेंट्स का अप्रैल से सितंबर 2019 में, तो ये आप देखिए 25% जो शेयर है वे यूपीआई का है। उसके बाद आपका जो 6% है ये आपका क्रेडिट कार्ड का शेयर है। फिर आपका 14% आपका जो है डेबिट कार्ड का शेयर है। फिर इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग का शेयर अगेन 14% है। पीपीआई का जो शेयर है वो आपका 13% है। रिकरेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का जो शेयर है वो 9% है। और इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट का जो शेयर है वो 12%, अदर का शेयर जो है 12% है। अब नेक्स्ट इश्यू हमें देखना है नेशनल 2.6 है, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये न्यूज़ में क्यों था, आरबीआई ने अभी रिलीज़ किया है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये 2019 से 2024 के लिए है। ये जो है विजन सेट करेगा जिससे कि हम एक्सपैंड और सस्टेन कर सकें फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोसेस को नेशनल लेवल पर एक ब्रॉड कन्वर्जेंस के थ्रू। मतलब कि जो सभी के एक्शन जो है कन्वर्ज हो सकें और फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है नेशनल लेवल पर हम अचीव कर पाएँ, उसके लिए ये पॉलिसी निकाली है, जो स्ट्रैटेजी है इसको रिवील किया गया है। और ये स्ट्रैटेजी आपकी 5 ईयर स्ट्रैटेजी होगी जिसका नाम है नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसके रिकमेंडेशंस क्या हैं, ये कहता है कि बैंकिंग एक्सेस हर विलेज में होना चाहिए जो भी 5 किलोमीटर के रेडियस में है और जिसमें कम से कम 500 हाउस होल्ड हैं। मतलब कोई भी ऐसा विलेज जिसका जो रेडियस है वो 5 किलोमीटर है कम से कम, और उसके अंदर कम से कम 500 अगर हाउसेज हैं और हिली एरियाज़ में, तो उनके अंदर जो है आपको बैंकिंग एक्सेस विलेज के अंदर देना है। उसके अलावा दूसरी चीज़ है आपको इकोसिस्टम इम्प्रूव करना है डिजिटल फिनेंशियल सर्विसेज के लिए सभी टायर 2 से टायर 6 सेंटर्स में। मतलब जो भी टायर 2 सिटीज़ हैं, टायर 3 हैं, टायर 4, टायर 5, टायर 6, सभी में आपको जो है डिजिटल फिनेंस को थोड़ा सा पेनिट्रेशन इंक्रीज करना है और नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है मार्च 2022 तक। उसके बाद सभी विलिंग और एलिजिबल एडल्ट्स को जो है एनरोल करना है पीएम जन धन योजना के अंदर, और जो कि एक इंश्योरेंस स्कीम है। फिर पेंशन स्कीम जैसे कि एनपीएस, अटल पेंशन योजना, इनके तहत आपको जो है एडल्ट्स को वो करना है, एनरोल करना है मार्च 2020 तक। फिर पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, ये डेटाबेस है क्रेडिट इंफॉर्मेशन की बोरोवर्स की, ये ऑपरेशनल करनी है पूरी तरह से मार्च 2022 तक, जिससे कि ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल एंटिटीज़ इसको जो है यूज़ करके एसेस कर सकें कि क्रेडिट प्रपोजल्स को, मतलब सभी सिटीजन्स का क्रेडिट क्या क्या लोन्स उनके चल रहे हैं और क्या क्या उनको लोन्स और दिए जा सकते हैं, ये देख करके एक डेटाबेस हमें बनाना है। जो भी किसी ने भी अगर लोन लिया है तो उसको इसका जो इन्फॉर्मेशन है वो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन इस बोरोवर की पीसीआर के अंदर रजिस्टर होनी चाहिए। फिर नेशनल एनएसएफआई ये ऑर्गेनाइज किया गया है और अप्रूव किया गया है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब ये काउंसिल क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल क्या है, ये एपेक्स लेवल ऑटोनोमस बॉडी है जिसको 2010 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है, ये पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करती है और ये कोऑर्डिनेशन लाती है फाइनेंशियल और रेगुलेटरी बॉडीज़ के बीच में। इसको हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर, और बाकी जो फाइनेंस हेड्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर के जो हेड्स हैं वो इनके मेंबर्स हैं। जैसे मतलब आरबीआई के हेड हो गए, सेबी के हेड हो गए, आईआरडीए के हेड हो गए, ये इनके मेंबर्स हैं।
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स, अब ये क्या चीज़ है, इसको डेवलप किया है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंडेक्स होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है कि इसको कौन डेवलप किया है, तो इसको किसने डेवलप किया है, इसको कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने डेवलप किया है। ये क्यों डेवलप किया गया है, ये डेवलप इसलिए किया गया है जिससे कि बजट की क्वालिटी को देख सके, मतलब सेंट्रल के बजट की और स्टेट के बजट की क्वालिटी को एसेस किया जा सके। तो उसके लिए ये FPI इंडेक्स है। और इंडेक्स को यूज़ किया गया है UNDP के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की मेथडोलॉजी को यूज़ करके। कंपोनेंट क्या क्या हैं इसके, पहला कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तीसरा कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ रेवेन्यू, चौथा कंपोनेंट है क्वालिटी ऑफ फिस्कल प्रूडेंस, और पांचवा है आपका डेट इंडेक्स। तो ये 5 आपके कंपोनेंट्स हैं इस इंडेक्स के, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की क्वालिटी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्वालिटी, रेवेन्यू की क्वालिटी, फिस्कल प्रूडेंस की क्वालिटी और डेट की क्वालिटी, मतलब जो आपने लोन्स लिए हुए उनकी क्वालिटी क्या है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो स्टेट का है, उनका लो इनकम लेवल का जो FPI है वो थोड़ा सा बेटर होता है, क्योंकि वहाँ पे वो जो डेट वगैरह उनकी कम होती है, इसीलिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लो इनकम स्टेट्स की थोड़ी सी बेटर है, हाई इनकम स्टेट की थोड़ी सी हमें देखने को ख़राब मिलेगी। हाई इनकम स्टेट ने पुअरली परफॉर्म किया है क्योंकि उनका जो एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर की जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और जो ओन टैक्स रेसिप्ट्स हैं वो थोड़े से उनके कम होते हैं। मतलब अगर आप उनका एक रेशियो देखेंगे तो एक्सपेंडिचर क्वालिटी टू ओन टैक्स रेसिप्ट का जो रेशियो है वो उनका थोड़ा सा लो है, क्योंकि जो भी हाई इनकम स्टेट्स हैं वो ज़्यादा स्पेंड भी करते हैं। फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स और FSI 2020, तो इसको किसने डेवलप किया है, फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स ये रिलीज किया गया है टैक्स जस्टिस नेटवर्क TJN के द्वारा। तो टैक्स जस्टिस नेटवर्क ने आपका फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स जो है डेवलप किया है। ये फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स ये रैंक करता है कंट्रीज़ को कि क्या उनकी सीक्रेसी है, और उनका जो फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफशोर है उनकी सीक्रेसी के लेवल को देखता है, और उसके बेसिस पे कंट्रीज़ को जो है आपकी रैंकिंग देता है। ये एग्जामिन करता है कि कंट्री का जो लीगल और फाइनेंशियल सिस्टम है वो कितना अलाउ करता है वहाँ के अमीर इंडिविजुअल्स को और क्रिमिनल्स को, जिससे कि वो अपने पैसे को छुपा सकें या लॉन्ड्रिंग कर सकें मनी की। इसमें जो पैरामीटर्स यूज़ किए गए हैं उसमें इंक्लूड होगा ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अगर कोई कंट्री ऑटोमेटिक एक्सचेंज करता है इन्फॉर्मेशन का तो वहाँ पे आप जल्दी जो है पैसा छुपा नहीं सकते, या पैसे की लॉन्ड्रिंग आप आसानी से नहीं कर सकते। तो पहला जो आपका पैरामीटर है वो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा है रजिस्ट्रेशन ऑफ बेनिफिशियल ऑनरशिप। ठीक है, तो पहली जो इसमें अगर आप फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स देखेंगे तो इसमें जो फर्स्ट रैंकिंग है वो केमैन आइलैंड की है, मतलब सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सीक्रेसी केमैन आइलैंड में रहती है। और इसने जो है 2 रैंक इसकी इम्प्रूव हुई है, पहले ये तीसरे नंबर पर था, अब ये पहले नंबर पर पहुंच गया है। USA सेकंड नंबर पर है, मतलब USA के अंदर भी पैसे को जो है छुपाना और पैसे की लॉन्ड्रिंग करना ईजी है। इंडिया का जो रैंकिंग है वो 47 है, और 133 कंट्री में इंडिया 47वें नंबर पर रैंक करता है। मतलब रिलेटिवली अगर आप देखेंगे तो इतना इजी नहीं है पैसे को छुपाना या लॉन्ड्रिंग करना इंडिया के अंदर। नेक्स्ट जो आपको इन्फॉर्मेशन देखनी है वो NDAP। तो NDAP क्या है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म। ये नीति आयोग ने रिलीज किया है नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म पर एक विजन डॉक्यूमेंट। इसका मिशन है कि ये स्टैंडर्डाइज करेगा इंडिया में डेटा को, जो भी मल्टीपल गवर्नमेंट सोर्सेज से जो डेटा आता है उसको स्टैंडर्डाइज करना, जिससे कि हमें फ्लेक्सिबल एनालिटिक्स मिल सके और उसको हम इजीली एक्सेस कर सकें। डेटा की एक्सेसिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो डेटा को हम इजीली एक्सेस कर सकें ऐसे फॉर्मेट्स में जिससे कि रिसर्च की जा सके, इनोवेशन किया जा सके, पॉलिसी मेकिंग की जा सके और पब्लिक जो है उसको यूज़ कर सके। पहला जो वर्जन है NDAP का वो जो है लॉन्च होगा 2021 में। अब इशू 2.7 क्या है, अदर मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन ऑन बैंकिंग। बैंकिंग से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन। पहला कंसोर्टियम लैंडिंग। कंसोर्टियम लैंडिंग का मतलब होता है बहुत सारे बैंक अगर एक साथ मिलकर के लैंडिंग करते हैं एज ए ग्रुप तो उसको कहा जाता है कंसोर्टियम लैंडिंग। तो इंडियन बैंकर्स एसोसिएशन ये जो है फ्रेमवर्क लेकर के आएगा अप्रैल 2021 में, जिससे कि जो भी इश्यूज़ हैं कंसोर्टियम लैंडिंग से रिलेटेड उनको सॉल्व किया जा सके। अब कंसोर्टियम लैंडिंग क्या है,
कंसोर्टियम लेंडिंग एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे बैंक और फिनेंशियल कंपनीज या लेंडर्स जो है किसी एक बोरोवर को पैसे देते हैं कॉमन अप्रेजल और डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर। मतलब कि उसने जो लोन लिया है, लोन की जो अकाउंट लिमिट है वो बड़ी है, तो एज ए लेंडर ये लोग मिलकर के साथ में आएंगे और एक ही जो है डॉक्यूमेंट इशू किए जाएंगे। अब मान लीजिए हमें लेना है लोन 100 करोड़ का, और जो लेंडर्स है उसमें SBI है मान लीजिए, दूसरा कैनरा बैंक है, तीसरा मान लीजिए आपका IDBI है। अब ये मिलकर के मान लीजिए लैंडिंग करें तो इसको कंसोर्टियम बोला जाएगा। मान लीजिए SBI देता है 50 करोड़, कैनरा बैंक देता है मान लीजिए 20 करोड़ और 30 करोड़ दे रहा है IDBI, तो ये मिल करके जो लैंडिंग करेंगे इसको कहा जाएगा कंसोर्टियम लैंडिंग। ठीक है, तो इसमें जो है सिर्फ एक अप्रेजल होगा, ये तीनों की जो कमेटी है ये अप्रेजल करेगी। डॉक्यूमेंटेशन भी एक कॉमन डॉक्यूमेंटेशन होगा और इसमें जॉइंट सुपरविजन किया जाता है और फॉलोअप एक्सरसाइजेज भी जॉइंटली की जाती हैं। कंसोर्टियम लैंडिंग से इनऑर्डिनेट डिले होता है लोन अप्रेजल में, क्योंकि देखिए 3-4 जो एजेंसीज हैं, अलग अलग एजेंसीज मिलकर के लैंडिंग कर रही हैं, इसलिए यहाँ पे जो लोन का अप्रेजल होता है वो थोड़ा सा डिलेड हो जाता है, क्योंकि बैंक जो है डेटा शेयर नहीं करते टाइमली मैनर में, इसलिए डिले होता है और इससे जो है बोरोवर्स को प्रॉब्लम आती है। इससे जो है NPA भी बढ़ जाते हैं। कंसोर्टियम लैंडिंग से हमने देखा है कि NPAs बढ़े हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा अमाउंट यहाँ पे लैंड किया जाता है और कई बार अगर ये फेल हो गया, NPA हो गया, तो बहुत बड़ा झटका लगता है बैंकिंग सिस्टम को। अब IBA क्या है? IBA एक एसोसिएशन है इंडियन बैंक्स का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो 1946 में फॉर्म किया गया था। ये एम करता है इंडिया के अंदर साउंड बैंकिंग और प्रोग्रेसिव बैंकिंग प्रिंसिपल्स को बनाने का, बैंकिंग प्रैक्टिसेस बेहतर करने का, बैंकिंग कन्वेंशंस जो है इम्प्रूव करने का, जिससे कि क्रिएटिव बैंकिंग इंडिया में लाई जा सके। गाइडलाइंस फॉर बेंचमार्क फाइनेंशियल बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये क्या है? क्या गाइडलाइंस इंडिया जो है FBA की दी गई हैं? RBI ने अभी अनवील किया, RBI ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं फाइनेंशियल बेंचमार्किंग एडमिनिस्ट्रेटर्स को। अब फाइनेंशियल बेंचमार्किंग एडमिनिस्ट्रेटर कौन होते हैं? फाइनेंशियल बेंचमार्किंग एडमिनिस्ट्रेशन वो ऑर्गेनाइजेशन या लीगल पर्सन होते हैं जो कंट्रोल करेंगे ऑपरेशन और क्रिएशन ऑफ सिग्निफिकेंट बेंचमार्किंग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब कि कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, उनको जो भी डेवलप कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है या क्रिएट कर रहा है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम फाइनेंशियल बेंचमार्किंग एडमिनिस्ट्रेटर्स कहते हैं। यहाँ पे FBA या तो ओन करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या फिर बेंचमार्क को ये जो है डेवलप करते हैं, या ये फ्रेंचाइजीज होती हैं या ओन करते हैं खुद। बेंचमार्क क्या हो सकते हैं? बेंचमार्क में प्राइसेस हो सकते हैं, रेट्स हो सकते हैं, इंडेक्सेस हो सकती हैं, वैल्यूज़ हो सकती हैं, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिससे कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जो है रेट किया जाता है, या उनको जो है हम बेंचमार्किंग, उनकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बेंचमार्किंग करते हैं। तो मेजर फाइनेंशियल FPAs कौन कौन से इंडिया के अंदर? पहला FPA है फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FIMMDA। ये इंडियन रुपी इंटरेस्ट रेट को बेंचमार्क करता है। दूसरा आपका बेंचमार्क FPA है फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया या FEDAI, ये फॉरेन एक्सचेंज को बेंचमार्क करता है। तीसरा आपका FBA है फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, FPIL, ये RBI के द्वारा रिकॉग्नाइज है इंडिपेंडेंट बेंचमार्क एडमिनिस्ट्रेटर के रूप। अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं FPA की, वो कहती हैं कि कोई भी FPA बनने के लिए हम सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एज ए कंपनी रजिस्टर होना चाहिए इंडिया के अंदर, और कम से कम उसकी नेटवर्थ 1 करोड़ की हर वक्त होनी चाहिए। अब एक दूसरा जो आपको आइटम देखना है वो है प्रपोजल फॉर इंक्रीजिंग बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट। अभी देखिए जो फ्रॉड हुआ था पंजाब एंड महाराष्ट्र बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, PMC बैंक का जो फ्रॉड हुआ था, उसके बाद गवर्नमेंट जो कंसिडर कर रही है एक प्रपोजल को, जिससे कि डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है अपनी डिपॉजिट इंश्योरेंस की लिमिट को बढ़ा दे। DICGC ये सब्सिडरी है RBI की, इसने प्रपोजल सेंड किया है गवर्नमेंट को, जिससे कि डिपॉजिट इंश्योरेंस की जो कवर है वो 3 से 5 लाख के बीच कर देना चाहिए, अभी फ़िलहाल 1 लाख का है। जो भी डिपॉजिट इंश्योरेंस इंक्रीज़ करने के लिए हमें सबसे पहले DICGC एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। अगर हम बैंकिंग डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम की बात करें, तो अगर कोई बैंक फेलियर होता है या बैंक के ऊपर रन ऑन हो जाता है, तो 1 लाख तक के जो भी आपके पैसे हैं
वो सुरक्षित हैं, उनका वो इंश्योर्ड होते हैं और उतने पैसे वापस डिपॉजिटर को पे कर दिए जाते हैं। ये स्कीम सभी बैंक्स को कवर करती है, मतलब ये जो आपका डिपॉजिट का इंश्योरेंस होगा सभी बैंक्स के अंदर ये होता है, मतलब सभी बैंक्स को इसका ये दिया जाता है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो या फॉरेन बैंक की भी ब्रांच हो, वहाँ पर भी आपका पैसा इंश्योर्ड होता है। कुछ एग्जेम्पशंस होती हैं, जैसे कि डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट या डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और इंटर बैंक डिपॉजिट्स, इनके ऊपर ये इंश्योरेंस नहीं होता। DICGC ये सारे बैंक डिपॉजिट्स को इंश्योर करता है, मतलब आपका सेविंग अकाउंट हो या फिक्स्ड FD हो या करंट अकाउंट हो या रिकरिंग अकाउंट हो, सभी अकाउंट में जो भी पैसा है आपका 1 लाख तक, वो इंश्योर्ड रहता है। नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन हमें देखनी है वो NPA डाइवर्जेंस के बारे में देखनी है। तो NPA डाइवर्जेंस क्या होता है? NPA डाइवर्जेंस का मतलब है डिफरेंस RBI के असेसमेंट में और जो बैंक ने रिपोर्ट किया था। तो NPA जो RBI ने देखा, NPA मान लीजिए RBI ने देखा कि 1 करोड़ का NPA है और जो रिपोर्ट किया गया था वो 50 लाख का किया गया था, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 50 लाख का डिफरेंस है, इसी को NPA डाइवर्जेंस कहा जाएगा। तो डाइवर्जेंस जब तब होता है जब RBI जो है ऐसे लेंडर को देखेगा जिसने अंडर रिपोर्ट कर रखा है या रिपोर्ट नहीं कर रखा सभी बैड लोन्स को किसी एक पर्टिकुलर ईयर में। अगर अंडर रिपोर्टिंग है, अगर 10% से ज़्यादा जो बैड लोन्स हैं उनकी अंडर रिपोर्टिंग है, तो उसका जो है डिस्क्लोजर करना ज़रूरी होता है, मैंडेट है, और इसके लिए फिर प्रोविजनिंग भी करनी पड़ती है। डाइवर्जेंस इसलिए आइडेंटिफाई होता है क्योंकि बैंक ने जो है लेट NPA को आइडेंटिफाई किया। अभी 3 जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन्होंने जो है डाइवर्जेंस को रिपोर्ट किया है जब उन्होंने क्वार्टरली रिपोर्ट्स अनाउंस की थी तब। अब नेक्स्ट हमें देखना है कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिव। ये क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि सितंबर में ये कस्टमर आउटरीच इनिशिएटिव पब्लिक सेक्टर बैंक जो है लॉन्च करेंगे, जिससे कि क्रेडिट डिलीवरी को इम्प्रूव किया जा सके और जो नीड्स हैं इकॉनमी की, पर्टिकुलरली MSME सेक्टर की, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर की, कॉरपोरेट्स की, रिटेल कंज्यूमर्स की, एग्रीकल्चर सेक्टर के बोरोवर्स की, उनको मीट किया जा सके, पर प्रूडेंशियल जो लेंडिंग है उसके नॉर्म्स को ब्रीच नहीं करना है। नेक्स्ट देखना है लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या होता है। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एक तरह की बैंक गारंटी होती है जिसके तहत बैंक जो है कस्टमर को अलाउ कर देता है मनी रेज करना किसी इंडियन बैंक से या फॉरेन ब्रांच से शॉर्ट टर्म क्रेडिट के रूप में। LOU जो थे, लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये 25,000 करोड़ के जो है इश्यू किए गए थे फ्रॉडुलेंटली PNB के फ्रॉड केस में। फिर रैपको बैंक क्या है? ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो 1969 में जो है एस्टैब्लिश की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे कि रिहैबिलिटेट किया जाए म्यांमार से जो रिपैट्रिएट आए थे और श्रीलंका से जो लोग भाग के आए थे उनके रिहैबिलिटेशन के लिए ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एस्टैब्लिश की गई थी। ये सिर्फ साउथ इंडियन स्टेट्स में ऑपरेट करती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, केरला में और तमिलनाडु में। इसको कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। नेक्स्ट हमें देखना है RBI प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट। तो ये क्या है? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रतन इंडिया पावर लिमिटेड इसने अपना 1 टाइम सेटलमेंट क्लोज किया है जो डेट रिजोल्यूशन का था और जो इसने जो है 12 लेंडर्स के कंसोर्टियम से लिया हुआ था। ये जो रिजोल्यूशन किया गया है इस डेट का, ये एनक्लेड के तहत ना रह करके RBI का एक फ्रेमवर्क है, प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट, इसके तहत ये रिजोल्यूशन किया गया था। ये PFRSA जो है आपका प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क जो है, ये जल्दी रिजॉल्व कराता है स्ट्रेस एसेट्स को और एक ट्रांसपेरेंट और टाइम बाउंड मैनर में। कैसे? ये जो है कंप्लीट डिस्क्रिशन देता है लेंडर्स को, जिससे कि वो डिज़ाइन कर सके और इम्प्लीमेंट कर सके रिजोल्यूशन प्लान्स। दूसरा, ये डिसइंसेंटिव करता है डिले के लिए। अगर आपने डिले किया इस इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को तो आपको जो है कम रिटर्न्स मिलेंगे। जितनी जल्दी आप इसको रिजॉल्व कर लेंगे उतने बेहतर आपको इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में उतना बेहतर आपको रिटर्न मिलेगा। तीसरी चीज़, ये मैंडेटरी करता है साइनिंग ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, जिससे कि जो भी मेजॉरिटी डिसीजन होगी वो सभी लेंडर्स करें, इसलिए एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइन किया जाता है इस रिजोल्यूशन के मैकेनिज्म के तहत। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उत्कर्ष 2022।
आरबीआई ने उत्कर्ष 2022 लॉन्च किया है, जिससे कि ये इंडिया की जो है आरबीआई की जो है मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क है। इससे क्या होगा, एक्सीलेंस को अचीव किया जाएगा आरबीआई के सभी मैंडेट्स में, और स्ट्रेंथनिंग करने की कोशिश की जाएगी लोगों का ट्रस्ट या सिटीजन्स का ट्रस्ट इस आरबीआई की इंस्टीट्यूशन के अंदर। ये 3 साल का रोड मैप है जो कि मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव को मीट करने की कोशिश करेगा ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स के प्लान के तहत, और ये स्ट्रेंथन करेगा रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी मैकेनिज्म को आरबीआई के। नेक्स्ट हमें देखना है ई विक्रय। तो ई विक्रय क्या है? ये ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। ये सिंगल विंडो एक्सेस और इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराएगा सभी प्रॉपर्टीज़ पर, और जो कि ई ऑक्शन के लिए दी गई हैं, या ऐसी कोई भी फैसिलिटी उनका जो कंपैरिजन करने की कोशिश कर सकते हैं हम इस ई ऑक्शन साइट से। इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। अब देखिए ऑपरेशन ट्विस्ट क्या है। यूएस ने कि एक फेडरल बैंक ने जो एक गवर्नमेंट के बाइंग और सेलिंग को प्रोवाइड किया था मॉनेटरी ईजिंग करने के लिए, इसी की लाइन पर आरबीआई ने भी अनाउंस किया है साइमल्टेनियस सेल और परचेज ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। मतलब कि यूजुअली क्या होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन में, या तो सेलिंग की जाती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स की या परचेजिंग की जाती है, पर जो साइमल्टेनियस सेलिंग और बाइंग को की जाएगी गवर्नमेंट बॉन्ड्स की, इसी को जो है ऑपरेशन ट्विस्ट नाम दिया गया है। ओपन मार्केट में आप अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स को सेल कर सकें या बाई कर सकें एक साथ, तो उसी को जो है ऑपरेशन ट्विस्ट बोला गया है। तो आपके आज के लेक्चर में इतना ही। कल हम जो है जो आपका इशू नंबर 3 है वो पूरा कंप्लीट करेंगे, और अगले 2-3 दिन में पीटी 365 इकोनॉमी का कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम आर्ट एंड कल्चर का बिगिन करेंगे। आई होप आपको पसंद आया हो। टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड हैव अ गुड डे।